नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। तो अब पढ़ने का समय तो मिल नहीं पाता है, परंतु अभी भी जो है पढ़ने का जो शौक है वो बरकरार है। मौका मिलते ही कुछ न कुछ पढ़ने का मैं प्रयास करता हूँ। अभी मैं हिमाचल से जब आ रहा था तो वहाँ एक व्यक्ति बोला मुझसे कि मैं आपको जानता हूँ। तो आप उत्तराखंड देवभूमि के हैं, वहाँ के आप मुख्यमंत्री हैं। मैंने कहा हाँ, आप उत्तराखंड आए हो क्या कभी? तो उसने कहा कि नहीं, मैं उत्तराखंड तो नहीं आया हूँ, लेकिन उत्तराखंड भी हिमाचल जैसा ही है। वहाँ के लोग भी हमारे जैसे ही सीधे साधे होते हैं, यानी कि जैसे हिमाचल वाले सीधे साधे हैं, वैसे ही उसने कहा कि उत्तराखंड के लोग भी सीधे साधे होते हैं। उस बात से मुझे बड़ा उसने प्रभावित किया कि उत्तराखंड के लोगों को अभी भी सीधा साधा समझा जाता है। और सबका ये मानना है कि जो भी उत्तराखंडी होगा, उत्तराखंड की जो पहचान है पूरे विश्व में, पूरे भारत में, जनमानस में, कि एक उत्तराखंडी जो भी होगा वो सच्चे दिल का होगा, अच्छे दिल का होगा, सबके लिए नेक बातें करने वाला होगा, नेक विचार रखने वाला होगा और भला मानुस होगा। और मेरा ये मानना है कि जो भला मानुस होगा, जो भला मानुस होगा, जिसका दिल साफ होगा, जिसके दिल में करुणा होगी, पीड़ा होगी, दया होगी, वही कविता लिख सकता है। क्योंकि दिल से कही गई बात हमेशा दिल को छूती है और कवियों के हृदय से जो निकलता है वो बिल्कुल अंदर से निकलता है। अंदर से बिल्कुल जो है आत्मा के अंदर से जो चीर कर जो मैं कहूँ कि अभिव्यक्ति होती है वो बाहर आती है, जो दिल में होता है। इसीलिए कवि और शायरों के लिए किसी ने कहा है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले, शायर सिंह और सपूत। तो निश्चित रूप से आप सब लोग जो भी यहाँ पर आए हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों के सिद्धस्थ हैं, विद्वान हैं। मैं आप सबको बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और कल हमारा राज्य ठीक 22 साल के पूरा हो जाएगा और 22 सालों में बहुत सारी चीज़ों में हम लोग आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे कुछ हमने सीखा है, कुछ करने का प्रयास किया है, कुछ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए शिमला में आयोजित जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सीटीओ चौक, मॉल रोड, शेर पंजाब, लोअर बाजार, राम बाजार होते हुए राम मंदिर तक जनसंपर्क एवं डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने जनता को सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया और शिमला से पार्टी प्रत्याशी संजय सूद के पक्ष में वोट कर हिमाचल में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर उत्तराखंड से भी कई नेताओं की ड्यूटी हिमाचल प्रदेश चुनाव में लगाई गई है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी हिमाचल प्रदेश चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश चुनाव के भ्रमण के बाद राजधानी देहरादून पहुंचे राज्यसभा सांसद ने नरेश बंसल ने बताया कि हिमाचल की जनता समझ चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार दोबारा चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर विकास के कार्य किए हैं, उसको लेकर जनता एक बार फिर बीजेपी पर हिमाचल प्रदेश में भरोसा करने वाली है और नतीजे इस बार भी हिमाचल प्रदेश में चौंकाने वाले होंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, रीति नीति है, उसमें बड़े से बड़ा नेता भी हमारा कार्यकर्ता है और चुनाव सारा कार्यकर्ताओं के दम पर होता है। हमारे सभी कार्यकर्ता
बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हिमाचल में भी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं पैम्फलेट बांट रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं संपर्क कर रहे हैं और इसी प्रकार सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसका परिणाम भी निकलता है। जहां कांग्रेस के नेता पदयात्रा कर रहे हैं बजाय चुनाव में काम करने के, वहां हमारे नेता लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनकी बात लोग समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि हिमाचल में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के पक्ष में जन समर्थन दिख रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री जनता के बीच जाकर जन समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन इसका कोई लाभ बीजेपी को नहीं मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब उबड़ करके कांग्रेस के समर्थन में आ रहा है, वो संकेत है इस बात का कि हिमाचल प्रदेश में जो है सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह के बयान पर चुटकी लेते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस को ख्याली पुलाव पकाने की आदत है। उत्तराखंड चुनाव परिणाम से पहले भी कांग्रेस नेताओं ने बड़ी तैयारियां की थी, पर परिणामों ने सबको हकीकत बता दी। हिमाचल पर्वतीय राज्य और सैनिक बाहुल्य होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कामकाज सबके सामने है, जिसकी एक अच्छी पहचान सब देख पा रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस अभी इंतजार और आराम करे, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। यहाँ भी ऐसे ही सोच रही थी। लोगों ने तो बकरे बुक करा दिए थे, ढोल बुक करा दिए थे। क्या हाल हुआ यहाँ पर हुआ? देखिए, जो पहाड़ के लोग हैं, जो सैनिक बहाली प्रदेश के लोग हैं, क्योंकि सरकार उत्तराखंड एक सैनिक बहाली प्रदेश है, हिमाचल भी एक सैनिक बहाली प्रदेश है। और पहाड़ के लोग, सेना के लोग जानते हैं कि सैनिकों के लिए जितना मोदी सरकार ने किया है, जितने क्रांतिकारी कदम मोदी सरकार के 8 साल में काम हुए, आज तक के इतिहास में नहीं हुए। तो इसलिए मैं अपने मित्रों को कहना चाहता हूं, कुछ दिन ख्याली पुलाव बना लें। जो रिजल्ट आएगा तो पहले से भी अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर बनेगी। कांग्रेस यहां भी ऐसे ही सोच रही थी। देहरादून से अगली खबर, महंगाई भत्ते की फाइल पर मुख्यमंत्री की मोहर लग चुकी है। 3 लाख कर्मचारी पेंशनरों को इससे फायदा मिलेगा। मंगलवार को आदेश जारी हुए। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते के लिए सीएम को अधिकृत किया था। सीएम के फैसले से वित्त विभाग पर 45 करोड़ तक का भार पड़ेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस 45 करोड़ के भार को कैसे वहन किया जाएगा, क्या रोड मैप बनाया जाएगा, क्योंकि राजस्व को भी देखना है। राजस्व पहले ही अगर घाटे में चल रहा हो, ऊपर से और भार पड़े तो सोच समझ करके चलना होगा। लेकिन महंगाई भत्ते की फाइल पर मुख्यमंत्री की मोहर लग चुकी है। 3 लाख कर्मचारी पेंशनरों को इससे फायदा जरूर मिलने वाला है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 9 नवंबर को होने वाले आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस लाइन देहरादून में मुख्य आयोजन रैतिक परेड का होगा, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और सीनियर अफसर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम स्थल से जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस यानी कल होने वाले इस जलसे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 21 साल का हो चुका उत्तराखंड कल 22वें वर्ष में प्रवेश करेगा और ये नज़ारा दून की पुलिस लाइन का है। दून पुलिस लाइन में ही मुख्य आयोजन को आयोजित किया जाएगा। यहां तमाम ड्रिल के साथ ही राज्य सरकार कल से उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार का शुभारंभ करने जा रही है, जिसमें दिवंगत जनरल विपिन रावत, NSA चीफ अजीत डोवल, प्रसून जोशी, गिरीश गिरदा समेत 5 हस्तियों को यह पुरस्कार मिलेगा। लाइन में आयोजित होने वाले इस प्रोग्राम को हर वर्ष रैतिक परेड का नाम दिया गया है। कल फोर्स का रैतिक परेड होगा। इसके साथ ही जो फोर्स की अलग अलग
ट्रूप हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, जिसमें हॉर्स यानी अश्वबल, श्वान बल और एसडीआरएफ के जवान कई करतब दिखाएंगे। कल का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माना यह जा रहा है महत्वपूर्ण ऐलान कर सकते हैं। मैं आपको एक नज़ारा दिखाऊं, जो राज्य की आपदा फोर्सेस हैं वो कल एक अनोखा ड्रिल भी करेंगी। मेरे सामने यदि आप ये एक बिल्डिंग देख रहे हो तो ये बिल्डिंग एक प्रारूप के रूप में बनाई गई है, एक मॉडल है। इसमें ड्रिल कुछ इस प्रकार से आयोजित होगा कि इस बिल्डिंग में जो एक फार्मा से बनाई गई है, एक थर्माकोल से बनाई गई है, इसमें कुछ बदमाश छिपे हैं और ऊपर से जवान आकर उनको रेस्क्यू करेंगे, बचाएंगे। जबकि ठीक नीचे जो बस खड़ी है उसे यदि देखें तो इसमें चेकिंग के दौरान कुछ बदमाश भागेंगे। हालांकि ये पुलिसकर्मी ही होंगे, ये पुलिस का एक ड्रिल है। और गुलदार फोर्स के जवान, जो राज्य की एक्सपर्ट एजेंसी है, वो गुलदार फोर्स के जवान इस वाहन को एक जिप्सी से ट्रेस करेंगे और बदमाशों को पकड़ेंगे। कल पुलिस लाइन में होने वाला यह आयोजन बेहद दिलचस्प, रोमांचकारी और महत्वपूर्ण ऐलान से लबरेज होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह समेत कई वीवीआईपी और राज्य सरकार के कई बड़े सीनियर अफसर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है कि उम्मीद है कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। अपने कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 7,000 बीघा अंगेलिया हाउसिंग के मामले में जिलाधिकारी सोनिका को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि गलजावाड़ी क्षेत्र में 7,000 बीघा भूमि अंगेलिया हाउसिंग अपना बताती है, जबकि मंत्री गणेश जोशी के अनुसार ये जमीन सरकार की है, जिसे पूर्व में मृतक अधिवक्ता राजेश सूरी की बहन रीटा सूरी द्वारा न्यायालय में लड़ाई लड़ रही इस भूमि को सरकार में निहित करवाया गया था, जिसके बाद भूमाफियाओं द्वारा उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। उसके बावजूद भूमाफियाओं के हौसले अभी भी बुलंद हैं और अवैध तरीकों से जमीन को कब्जाने का सिलसिला जारी है। मंत्री गणेश जोशी ने जिलाधिकारी सोनिका को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और अंगेलिया सोसाइटी के बीच में एक विवाद चल रहा है, जहां अंगेलिया सोसाइटी उसको अपनी जमीन बता रही है, वहीं सरकार ने उसको अपने में निहित की। सरकार कहती है कि हमने ये जमीन हमारी है। इस संबंध में मैंने एक बार जिलाधिकारी तत्काल जो पूर्व जिलाधिकारी थे उनके साथ बैठकर हमारी वार्ता हुई थी वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पर लोग बसे हुए हैं, लोग रह रहे हैं। तो शीघ्र ही एक बैठक कराकर हमारी कोशिश होगी कि जो लोग वहाँ पर बसे हुए हैं उनको जमीन आवंटित किए जाए। देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नए प्रयास करने की बात कहती रही है और इस कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में भी एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने का फैसला लिया है। ऐसा फैसला अब तक केवल मध्य प्रदेश सरकार ही ले पाई थी। शासन स्तर पर बनी एक्सपर्ट कमेटी मध्य प्रदेश जाएगी। अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड में एमबीबीएस की हिंदी में पढ़ाई कराई जाएगी। एमबीबीएस का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश में फ़िलहाल हिंदी के माध्यम से किए जाने का निर्णय उनके शासन द्वारा लिया गया है। तो इसी के तर्ज पर उत्तराखंड में भी हिंदी मीडियम एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी मीडियम के माध्यम से हिंदी लैंग्वेज में पूरा जो पाठ्यक्रम हम लोग तैयार करने की अभी कोशिश अभी चल रही है। फ़िलहाल माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग भी हो गई है और माननीय मंत्री जी ने डॉक्टर सयाना जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने के लिए कहा है, जो मध्य प्रदेश जाएगी और उस पूरे प्रोसेस का अध्ययन करेगी। तदुपरांत उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि जो एमबीबीएस का पाठ्यक्रम है वो हिंदी में हम लोग तैयार करेंगे। नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की चर्चाओं के बीच नैनीताल में लोगों ने रैली निकालकर विरोध दर्ज किया। नैनीताल में सामाजिक संगठनों के साथ वकील और दुकानदार सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज किया। इन लोगों का कहना है कि पहाड़ से संस्थानों को शिफ्ट करना राज्य की जनता के साथ छलावा है और पहाड़ विरोधी लोग
इस षड्यंत्र को रचने का काम कर रहे हैं ताकि सरकार को पहाड़ विरोधी साबित कर सके। प्रदर्शनकारियों ने मल्लीताल से मॉल रोड होते हुए तल्लीताल तक रैली निकाली और सरकार को ज्ञापन भेजकर कहा कि पहाड़ों से संस्थानों को शिफ्ट न किया जाए। अगर नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट होता है तो भी उसको पहाड़ में गैरसैंण में ही शिफ्ट किया जाए। हाईकोर्ट उत्तराखंड और नैनीताल के जितने भी न्यायिक संस्थाएं हैं उनको हटाने की एक प्रक्रिया मुहिम चला रखी, तो उसके खिलाफ, पलायन के खिलाफ बुनियादी रूप से यहाँ जो विकास को गति रोक रही सरकार पलायन के जरिए और पहाड़ों को खाली करने की जो पेशकश है, बुनियादी रूप से हम उसके। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 30 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चे अभ्यास कर खेल के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर अपने लिए सुनहरा भविष्य बनाएंगे। मैं समझती हूँ कि जिस मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण होगा वो आने वाले समय में हमारे जितने भी इंडोर गेम्स होंगे वह इसमें किए जाएंगे। बच्चों के लिए एक सुविधा परक खेलने का स्थान जो है यहाँ पर हो सकेगा। बैडमिंटन से लेकर टेबल टेनिस तक की जो है प्रतियोगिताएं यहाँ पर होंगी और आने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भी इस मल्टीपर्पज़ हॉल के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। देहरादून स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड की ओर से डीपीएल यानी डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को खेल के माध्यम से मंच प्रदान करने का है। आपको बता दें, उत्तराखंड पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जिसमें इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड द्वारा वर्ष 2022 के लिए डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग का आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स ग्राउंड में किया जा रहा है। आपको अवगत करा दूं कि 22 मई 2022 को हमने डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी का विधिवत रूप से गठन किया है। ये भारतवर्ष, उत्तराखंड राज्य भारतवर्ष का पहला राज्य है जहां अधिकारी कर्मचारियों का एक समन्वित मंच खेल के भावना के अंतर्गत हम लोगों ने किया है और हमने इसका विधिवत 300 कर्मचारी अधिकारियों ने इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर। मसूरी में भूकंप के बाद पिक्चर पैलेस मैसोनिक लॉन्ज निर्माणाधीन पार्किंग के पास नगरपालिका द्वारा कराए जा रहे निर्माणाधीन बिल्डिंग में दरार आ गई है। इसके बाद निर्माण को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। मसूरी नगरपालिका परिषद द्वारा अवैध पार्किंग और आवास के निर्माण के कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी पालिका प्रशासन द्वारा किए गए अवैध निर्माण को रोकने को लेकर शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं किए जाने पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कल बहुत हल्का भूकंप का झटका था, अगर वो थोड़ा सा उसमें तीव्रता होती तो बिल्डिंग को बहुत भारी नुकसान होता। बिल्डिंग वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है और उसको इसीलिए मानक के आधार पर बनाया गया था उसको कि भाई इसके आगे और पीछे इस पर गैप रखा जाए। अब नगर पालिका ने वहाँ से 7 मंजिला भवन बना दिया। अब 7 मंजिला भवन बनाया लेकिन उसकी कोई सेफ्टी नहीं की गई जो पहले से भवन बना हुआ है। उसके आगे पुस्ता गिरने वाला है, उसको ठीक नहीं कराया गया ताकि बिल्डिंग बैलेंस बना सके। और इधर से भी जब लोगों ने वहाँ से कहा था उनको कि भाई इसको इससे जोड़ दिया जाए ताकि इसकी मजबूती मिले, परंतु अब ऐसे समय में तो ऐसे लग रहा है इतना भारी भरकम निर्माण करवाना, 7 मंजिल का निर्माण करवाना और जो पहले से बनी हुई बिल्डिंग है उस पर अगर इस तरह का भूकंप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आ जाता तो उस पर ठेस लग करके वो बिल्डिंग नीचे गिर सकती है। 1971 के अंदर ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। हेमवती नंदन बहुगुणा जो थे CM उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस समय ये बिल्डिंग बन रही थी उस समय कम से कम लगभग 3 मंजिल का मकान इसमें बनाया जाना चाहिए था, लेकिन पहली गलती हुई कि 5 मंजिल की बनाए। बिल्डिंग से जो पार्किंग बन रही है इस बिल्डिंग को इससे ज्वाइंट किया जाए, जो इसके बीम कॉलम जो है इसमें ज्वाइंट कर दिया जाए जिससे कि इसको मजबूती मिले। इसमें क्या बात हुई कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट हुआ, इंजीनियरिंग की गलती है और जो एमी बैठते हैं उन लोगों की गलती है, नगर पालिका की बिल्कुल गलती है। पार्किंग क्यों कर रहे हो? जो पार्किंग की तो कोई 2 गाड़ी की पार्किंग नहीं बनी। यूँ कहिए जो आवास बन रहे हैं
किसके लिए बन रहे हैं, किसी के लिए दुकानें बन रही हैं। और आज जो संज्ञान में आया कि आज सुबह भूकंप आया, भूकंप से वहाँ दरारें पड़ गई। जब 4 पॉइंट पे जब इतनी दरारें पड़ सकती है और 5-6 पे जब भूकंप आएगा, ये दुकानें रहेंगी भी वहाँ, ये बिल्डिंग रहेगी भी वहाँ। ये तो उनके लिए भी खतरा हो गया, जो आगे 40 परिवार रह रहे हैं उनके लिए भी खतरा हो गया है। जो मैसानिक लॉज में जो वर्तमान में जिसको ये अपार्टमेंट कर रहे हैं, 1 रूम अपार्टमेंट, वो पूर्व में जो है उसकी DPR जो है पार्किंग के लिए बनी थी। अब ये पार्किंग से कैसे जो है आवासीय भवन में तब्दील होगी, ये भी एक विषय है। लेकिन जिसकी सॉइल टेस्टिंग फेल हो गई थी और उस समय के उसके बाद भी जो बोर्ड आया था उसके 5 साल तक उसमें काम नहीं हुआ। एकाएक जो है इनके द्वारा किसी प्राइवेट एजेंसी से जो है उसकी टेस्टिंग कराई गई और उसको पास बताया गया। अनेकों बार जो है प्रशासन के संज्ञान में है, SDM साहब के संज्ञान में है, DM साहब के संज्ञान में है, सबके संज्ञान में मामला है कि यहाँ पर जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो नहीं है। ये कभी भी जो है जनता की और जन की और वो जो है। देहरादून के न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में गोरखाली सुधार सभा कार्यक्रम में शहीद दुर्गमल के नाम पर एक आयोजन रखा गया। गोरखाली सुधार सभा ने गणेश जोशी का आभार भी जताया। मुख्य अतिथि के तौर पर गणेश जोशी वहां पर पहुंचे। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद दुर्गमल के नाम पर पदाधिकारियों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उनका आभार प्रकट किया। 25 अगस्त 2022 को गढ़ी कैंट में शहीद दुर्गामल के 78वें श्रद्धांजलि दिवस कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति की ओर से शहीद दुर्गामल्ला पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की, जिससे गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने मंत्री जोशी से शहीद दुर्गमल के नाम पर डाक टिकट जारी करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करने की बात कही थी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विषय पर पत्र लिखकर जानकारी साझा की और शहीद दुर्गामल के नाम पर डाक टिकट जारी करने के लिए अनुरोध भी किया, जिसके बाद अब भारत सरकार ने शहीद दुर्गामल के नाम पर टिकट जारी कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी का अपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे अनुरोध पर आजाद हिंद फौज के महान सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके नाम पर डाक टिकट जारी करने की सहमति दी है। मैं दिल की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूं। देश के मंत्री जी को हमने थैंक्स लेटर दिया। एक्चुअल में पिछले 21 सालों से हम लोग शहीद मेजर अमर शहीद मेजर दुर्गामल जी की डाक टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे। तो तकरीबन 21 वर्षों के बाद हमें कामयाबी मिली, शहीद को सच्चा सम्मान मिला। मेजर शहीद दुर्गामल जो हैं ये उत्तराखंड के पहले शहीद जिन्हें फांसी दी गई थी, इसलिए हम इनका प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त को शहीद दुर्गामल पार्क में इनकी श्रद्धांजलि। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।